रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे शुभम और गाइस आप सब जानते हैं कि सुनील छेत्री सर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। 6 जून को उनका आखिरी मैच है जिसके ऊपर सब लोग बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ज़बान से बातें करूंगा, आप लोग बोर हो जाओगे। किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है अपने शो में। और मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे जितना भी इंडियन फुटबॉल समझता है वो इनकी वजह से। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू इनवाइट धनराज धुर्वे जी। धनराज भाई, वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू सो मच शुभम भाई, और बहुत अच्छा लगा आप फुटबॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। तो थैंक यू सो मच आपको। आई थिंक हार्डली इस देश में ऐसे कोई लोग होंगे जिन्होंने सुनील छेत्री सर का नाम नहीं सुना होगा। वो अपने अचीवमेंट के आभूषणों से वो आदमी ओवरलोडेड विद ऑल द अचीवमेंट्स, ना उसके पहले ना उसके बाद। क्या लगता है सर, ये रिटायरमेंट कितना सही कितना गलत? देखिए, सबसे पहले एज अ इंडियन फुटबॉल फैन की बात करें तो आपको पता है कि जब लेजेंड टीम को छोड़ने की बात कर दे तो उससे दुख वाला पल कुछ हो नहीं सकता। और इतनी मतलब मैं कह सकता हूँ, मैंने पहली बार इंडियन फुटबॉल देखा तो सुनील छेत्री को ही देखा। और मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे यंग आज भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार सुनील छेत्री को ही देखा होगा। तो जब वो बोले कि मैं 6 जून के बाद नहीं खेलूंगा तो हम उस चेहरे को नहीं देख पाएंगे तो कितना कितना दुखद है। और एक ऐसा प्लेयर जिसने इंडियन फुटबॉल को ग्लोबली मतलब एक पहचान दिलाई है कि हाँ, एक इंडिया में भी एक ऐसा प्लेयर है जो रोनाल्डो मेसी के बाद जो है वो एक्टिव टॉप इंटरनेशनल गोल स्कोरर। तो एक ऐसे प्लेयर का ना खेलना, ऐसे प्लेयर का रिटायरमेंट लेना हर फुटबॉल फैन के लिए ये मतलब डाइजेस्ट करने वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक पल ऐसा आता है जब आपको ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है, जैसे अदर खेलों में भी हमने देखा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो शायद घंटों बीत जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें उन्होंने करी, इतने सारे अचीवमेंट्स दिए हैं। तो बस यही है कि हम उस चीज को समझे कि सुनील छेत्री ने क्या किया है देश के लिए, और फैंस उस चीज को और मतलब मेरे ख्याल में जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं सुनील छेत्री के बारे में, और मैं इस रिटायरमेंट में मैंने एक चीज कमी देखी कि हमारा लेजेंड रिटायर हो रहा है, लेकिन इस चीज को उस तरीके से मीडिया में या उस तरीके की वो मिली नहीं है। तो ये चीज मुझे थोड़ी वो लगी है कि मतलब एक इतना बड़ा फुटबॉलर जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है तो थोड़ा हाइप मिलना चाहिए उनके रिटायरमेंट को। लास्ट मैच 6 जून कुवैत के साथ, अगर वो मैच हम जीतते हैं जी तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्वालिफिकेशन हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा वर्ल्ड कप 26 के लिए। जस्ट आई एम क्यूरियस कि अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सुनील सर को वापस आना चाहिए या फिर वहीं रुक ऐसा हो सकता है कुछ? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल में सुनील छेत्री साहब के दिमाग में भी आया होगा, क्योंकि कुवैत वाला मैच ऑलमोस्ट एक ऐसा मैच है जहां से हमारा रास्ता खुल सकता है 3rd राउंड में जाने का। और इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि छेत्री अब रिटायरमेंट का प्लान जो उनका है वो अडिग रहते कि नहीं मैं तो लूंगा ही, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमको आगे जो मैचेस खेलने मिलेंगे उनमें जापान, ईरान, साउथ कोरिया जैसी टीम्स आएगी। तो उसमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो कि यंग प्लेयर्स को मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए, गाइड कर पाए। तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए बेकार चीज हो जाएगी अगर वो ये बोल दें कि हम क्वालिफाई मतलब आगे 3rd राउंड में जा भी रहे लेकिन मैं फिर भी रिटायरमेंट लूंगा। तो मैं तो चाहूंगा और मेरे ख्याल में सभी चाहेंगे कि वो मतलब पोस्टपोन हो जाए। हाँ, मतलब कि करना चाहिए अगर इन केस हम जाते 3rd राउंड में। तो फिर भी सर, जैसे रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है तो क्या लगता है सर, अगला कैप्टन कौन बन सकता है टीम इंडिया? देखिए, कैप्टन की बात अगर की जाए तो वैसे मोस्टली हमारे जो वाइस कैप्टन है वो तो गुरप्रीत सिंह संधू होते हैं। बिल्कुल। तो मे बी वही लीड करेंगे, बिकॉज अभी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फिर वही रहेंगे टीम में। तो संदेश झिंगन का सर कोई चांस है? संदेश झिंगन तो अभी फिलहाल तो वो इस साल शायद नहीं खेलेंगे बिकॉज उनको इंजरी हुई है। तो यस, बट वो भी जो है वो लीड करना जानते हैं, और कुछ मौकों पर जैसे कि क्लब लेवल पे भी वो लीड करते हैं टीम को। तो गुरप्रीत संधू और संदेश झिंगन कह सकते हैं बिकॉज यही दो थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो कैप्टनसी तो उन्हीं के पास जाने वाली। धनराज भाई, हम लोग बात कर रहे थे, जनरली लोगों को प्लेयर्स के नाम नहीं पता है। अपार्ट फ्रॉम छेत्री किसी को नहीं पता कि कौन प्लेयर है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता।
तो अगर सुनील सर छोड़ रहे हैं जी। तो क्या हम इसे एंड ऑफ इंडियन फुटबॉल कह सकते हैं? देखिए, मैं इस पर एक चीज कह सकता हूँ कि एंड ऑफ इंडियन फुटबॉल कहना थोड़ा ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम ऐसा ही एक मौका आया था जब बाईचुंग भूटिया की बात चलती थी कि वो रिटायर होंगे तो कौन आगे इस लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। तो उस टाइम पर सडनली छेत्री आते हैं और वो पूरा है ना पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि है ना एक आश तो हम हमेशा मिलती है कि कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ऐसी है कि अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो डायरेक्टली हम ये कह दे कि अगर छेत्री नहीं है तो ये संभाल सकता है। तो वो एक थोड़ा सा हमारे पास एक ये बुरी बात है। लेकिन अभी जैसे जिस तरह के यंग प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ISL में, तो हम उन पर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं और जताना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारी सोच में ये रख लेंगे कि नहीं अब तो एंड हो चुका है, तो कहीं ना कहीं फिर हमारी टीम भी डिमोटिवेट हो जाएगी आगे के मैचेस खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए और सपोर्ट वैसे ही रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि ये यंग प्लेयर्स भी कुछ अच्छा कर सकते हैं टीम के लिए। ये मेरा पर्सनल मेरी इच्छा है, सवाल नहीं है कि 94 गोल्स तो हो गए थे, 6 गोल और रुक जाते हैं। ये सभी ने सोचा था कि क्योंकि 100 का आंकड़ा कुछ अलग ही होता है कि 100 मारे तो सचिन का 100, विराट का 100, छेत्री सर का 100। तो वो मतलब ये तो मतलब मेरे दिमाग में तो कहीं से था ही नहीं कि ये रिटायरमेंट होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि 100 गोल होंगे उसके बाद ही छेत्री साहब भी सोचेंगे कि मैं रिटायरमेंट अब लेता हूँ। लेकिन सडनली पता नहीं ऐसा डिसीजन क्यों लिया उन्होंने, लेकिन जो भी है अब रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है जैसे कि फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में एम्बापे ने 4 गोल मार दिए थे तो छेत्री सर 6 मार दे, 100 पूरा करे। अब देखिए ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा कि हम कुवैत के अगेंस्ट 6 गोल मारे, वो भी छेत्री गोल मारे। लेकिन देखिए फुटबॉल में तो होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ पर्सनली कि हम कुवैत वाला मैच जीते एंड थोड़ा सा जो मे बी AFF प्रेसिडेंट हो गए या जो पुराने प्लेयर्स हों, उनके फैंस हों, उनको थोड़ा पुश करे कि भाई थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा और खेल लीजिए। बस मैं ये चाह रहा हूँ। तो ये ऑफिशियली ये साइन नहीं हुआ है ना, बस ही जस्ट अनाउंस्ड। हाँ, ये ऑफिशियली साइन नहीं हुआ, जस्ट अनाउंस हुआ है कि मे बी ही विल नॉट प्ले आफ्टर 6 जून। तो 6 जून तक वेट करते हैं, उस मैच का वेट करते हैं, फिर हम मनाएंगे उन्हें। हाँ, तो इसलिए मैंने उनके घर पहुंच जाएंगे सर। मैं कोशिश करूँ उनके घर पहुंच जाता हूँ। मैं अपना रेडियो लेके थोड़ा सा पहुंच जाता हूँ कि सर अब रुक जाइए सर, अभी चांसेस है सर, उम्मीद जग चुकी है। नहीं, वो तो करना पड़ेगा आपको सर। मैंने विराट कोहली को और हमारे छेत्री साहब को साथ में देखा है, दोनों अच्छे दोस्त है। तो क्या लगता है, इतना इम्पोर्टेंट मैच है जो कोलकाता में है, तो विराट कोहली मौजूद हो सकते हैं, उन्हें होना चाहिए? अब आप दिल की बात सुनना चाहेंगे तो बिल्कुल होना चाहिए कि एक फैन को तो ऐसे मौके पे होनी चाहिए जब वो अपना लास्ट मैच खेलने की बात कर रहा है। और इवन सारे जितने भी आप देखते होंगे हमारे जो बहुत सेलिब्रिटीज है जो यूरोपियन फुटबॉल को बहुत प्रमोट भी करते हैं, ऐसे लोगों को भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। बिकॉज एक लेजेंड को ऐसे ही अलविदा कहा जा सकता है मेरे हिसाब से। आपने कभी लाइव खेलते हुए देखा है छेत्री साहब को? जी, मैंने तो उनके इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस में उनको देखा है। और एक मैं कह सकता हूँ कि जब छेत्री पिच पे है ना, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये खेल रहे हैं ना, देख लेंगे, गोल हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। ये चीज मैंने फील करी। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं पर्सनली सुनील छेत्री साहब से मिला था तो एक अलग ही वाइब आती है। मतलब वो इंसान ने अपना एक ऐसा बना के रखा है कि एक अलग ही वाइब आती है। मतलब अलग सी इंस्पिरेशन उनके साइड से आती है, आपको देखने को महसूस करने को मिलती है। तो इसीलिए वो लेजेंड है ना, तो वही बात है। एक टाइम पे सुनील सर 3rd नंबर पे थे फीफा की रैंकिंग में। हाँ। जब वो फीफा ने अपनी एक पोस्ट अपलोड किया था उन्होंने सोशल मीडिया पे, लाइक रोनाल्डो एक तरफ है, एक तरफ मेसी है, फिर छेत्री साहब है। तो ये फोटो ने बहुत ज्यादा, मतलब जो जानता नहीं था, देखता भी नहीं था, उसने एकदम ध्यान आकर्षित कर लिया कि यार ये इंडियन 3rd नंबर पे। ये सच में ये आई थिंक ये कभी हुआ नहीं और शायद आगे होगा भी नहीं। ये इंडियन फुटबॉल कितना ग्रो करे, कौन आए कौन करे, बट अभी शायद सुनील सर 4थे नंबर पे, राइट? हाँ, मतलब हाँ, जैसे एक्टिव में तो वो
एक्टिव में थर्ड है, और जैसे नॉन एक्टिव सबको काउंट करते हैं। तो देखिए, मेरा तो ऐसा है कि जैसे छेत्री साहब के पीछे अगर देखा जाए कि अभी क्या किसी की गोल स्कोरिंग चल रही है, तो उस टाइप से कोई स्कोर तो कर नहीं पा रहा नेशनल टीम के लिए, बिकॉज उनके अंदर एक अलग ही हंगर थी स्कोरिंग को लेकर। तो वो चीज दिखती भी है, आप चाहे क्लब लेवल पे देखें या फिर आप नेशनल टीम में देखें। और रही बात वो जो फोटो की बात है, वो फोटो तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उस फोटो ने शायद इंडियन फुटबॉल को और पॉपुलर किया था। आई थिंक लोगों दुनिया को मालूम चला कि इंडिया भी खेलता है करके, शायद ऐसा कुछ हुआ सर, क्योंकि बिकॉज हम लोग रैंकिंग में बहुत पीछे है। और ऐसा कहते थे कि अगर आपको विश्व स्तर पे का नाम कमाना है तो आप खेल के जरिए कमा सकते हो। तो दो चीजें, एक तो फुटबॉल है, दूसरा ओलंपिक मेडल से। बिल्कुल, हम ओलंपिक में कभी कभार मेडल ला लेते हैं, नीरज चोपड़ा साहब ने कुछ गेम्स में थोड़ा सा नाम रोशन कर दिया है, बाकी प्लेयर्स भी कर रहे हैं, बट फुटबॉल में हम जितना पीछे रह गए तो फिर लोगों को पता चलता नहीं है ना। वी डोंट नो अर्जेंटीना इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फुटबॉल वी नो अर्जेंटीना। तो आई थिंक उस फोटो ने बहुत ज्यादा ये भारत को एक स्टैक दे दिया कि भारत भी खेल रहा है यार। और आप इनके मैचेस भी देख सकते हो। हाँ, सही बात। और एक और चीज है ना कि वो कहता है ना कि जैसे कि वो फोटो में ये देखा कि यार ये इंडियन प्लेयर है इसमें, तो कई इंडियंस ने फॉलो करना भी चालू किया उनके सोशल मीडिया पे ये सब चीजें। तो वो है कि हमको एक ऐसे इंटरनेशनल आइकॉन की जरूरत है जो इतना इन्फ्लुएंस करे यंग प्लेयर्स को, यंग जो मे बी किड्स को जो शायद फुटबॉल भी नहीं देखते होंगे। जैसे कि आज एक छोटा सा बच्चा भी बोलता है कि रोनाल्डो, मेसी, नेमार भी डिबेट करने लग जाते हैं। तो वैसा ही डिबेट हमारे इंडिया में भी चलने के लिए हमको ऐसा इंटरनेशनल आइकॉन चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि AIFF ने अपने विजन में बताया कि 2047 तक हमको एक ऐसा इंटरनेशनल आइकॉन बनाना है। तो वो तो शायद बहुत लंबा दौर हो जाएगा उसमें, लेकिन उसके लिए काम हमको अभी कुछ करना पड़ेगा। मे बी 10-15 सालों में ऐसा प्लेयर हमको चाहिए जो इस तरह की फिर से हमको जो ख्याति मिली थी सुनील छेत्री के थ्रू वो मिल पाए। इगोर स्टीमैक कैसे कोच है सर आपकी नजर में? इगोर स्टीमैक का अगर आप देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था या जो भी कैसा था, तो वो अगर आप किसी भी फुटबॉल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि एज पर एक्सपीरियंस ही कैन नॉट बी एन नेशनल टीम हेड कोच। लेकिन उस टाइम जिन्होंने भी उनको कोच बनाया वो उनकी समझ थी। और आपने कुछ चीजें देखी है कि इगोर स्टीमैक के अंदर हमारे कुछ ही मैचेस में हमारा जो है वो रिजल्ट कुछ अच्छे रहे हैं। वो भी मैं कह सकता हूँ कि मतलब कि चमत्कारिक टाइप से कुछ रहा, ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन एक कंसिस्टेंसी की बात किया तो वो हमको इंडियन फुटबॉल टीम में उनके अंदर नहीं दिखी है। कभी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, देन कभी हम बहुत ही बेकार कर रहे हैं। एंड एक चीज मुझे ये समझ में आई है कि अगर हमारी टीम हारती है तो एज अ लीडर ऑफ अ टीम, आप एक कोच हो तो आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि ये टीम ऐसे हारी, क्यों हारी। लेकिन उनके अंदर आपने देखा था एशियन कप के टाइम भी कि ही वाज ब्लेमिंग आवर प्लेयर कि ये नहीं खेल पाए। तो ये मुझे कुछ चीजें बहुत बुरी लगी एज अ कोच, ये चीजें नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है कि आपने जैसे कि आपने देखा होगा कि कई प्लेयर्स को उनकी प्रेफर्ड पोजीशन पे नहीं खिलाना, और क्योंकि जब वो लीग में खेल रहे तो लीग में वहीं पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम में आप उनको सडनली एकदम से 4 महीने बाद एकदम से आप किसी विंगर को आप स्ट्राइकर खिला रहे हो तो वो खेल ही नहीं पा रहा। जैसे विक्रम प्रताप सिंह ने एज अ विंगर मुंबई सिटी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब वो प्लेयर इंडिया टीम में गया उसको स्ट्राइकर खिला दिया, वहां पे प्लेयर खेल ही नहीं पाया। तो ये कुछ चीजें हैं जो मे बी मतलब ये तो पूरा फिर सिस्टमेटिक वाली बात होगी कि सिस्टम के ऊपर भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि इगोर भी वही सिस्टम को कोसते रहते हैं कि हमारे पास नंबर 9 प्लेयर नहीं आ रहा है। तो लेकिन पर्सनली जो ऐसा है कि हमारे लोग चाह रहे हैं कि इगोर स्टीमैक जो है वो इस जो है लास्ट मैचेस बचे जिसमें कुवैत और कतर के अगेंस्ट हम खेलने वाले हैं, इसके बाद भले उनमें क्या रिजल्ट आता है, लेकिन हमको दूसरे कोच के ऊपर जाना चाहिए। ऐसे कोच के ऊपर जाना चाहिए जो इंडियन फुटबॉल को डेप्थ से मतलब कि इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता वाला काम नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है। Alright, I would like to wrap up it first. So guys, ये थे हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट जो पूरे भारत को फुटबॉल समझना सिखा रहे हैं, धनराज धुर्वे। धनराज भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सच में मुझे मज़ा आया। आपको अच्छा लगा?
बात करके? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया। आप और भी कभी कभी बात कर लीजिएगा हमसे। जी बिल्कुल, जैसे अब मैचेस होते रहेंगे और मैं 6 जून को मैं एक बार फिर कॉल करूंगा, मैं आपको 5 तारीख कॉल करूंगा एक बार कि इस बारे में बात करते करके, क्योंकि छेत्री सर का लास्ट मैच रहेगा। मैं रेडियो के थ्रू एक फेयरवेल देने की कोशिश करूंगा और एंड आई एम श्योर आपने जो भी बातें कही मेरे लिसनर्स को बहुत नॉलेज, बहुत एक गाइडेंस आया होगा। और एक बार आप अपने शब्दों में कह दीजिए कि 6 जून का मैच ज़रूर देखें प्लीज़। कि मैं सभी जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लेजेंड अपना शायद लास्ट मैच खेल रहे हैं, तो ये मैच केवल एक फुटबॉल फैन को ही नहीं देखना चाहिए, ये हर भारतीय को देखना चाहिए। बिकॉज उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, देश के नाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। तो रिक्वेस्ट रहेगी 6 जून को मैच कोलकाता में, अगर आप आ सकते हैं तो कोलकाता आइए, स्टेडियम भर दीजिए, और नहीं आ सकते हैं तो टीवी पे जरूर देखिएगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच धनराज भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे एंड पर्सनली एक बार मिलेंगे आपसे और बात करेंगे कि कैसे मैं अपनी इस रेडियो वाले मीडियम के थ्रू, मैं जैसे आप वीडियो के थ्रू आप लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने रेडियो के थ्रू मैं फुटबॉल पे बात करता रहता हूँ। तो सोचेंगे इस बारे में कि कैसे इस देश में फुटबॉल को चरम सीमा पे पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच धनराज भाई एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।